विश्व इतिहास की झलक। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस पुस्तक का आज प्रस्तुत है पहला अध्याय, जिसका नाम उन्होंने दिया है सालगिरह की चिट्ठी। ये पत्र उन्होंने सेंट्रल जेल नैनी से 26 अक्टूबर 1930 को लिखी थी। इंदिरा गांधी का जन्म अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 19 नवंबर को पड़ता है, लेकिन विक्रमी संवत के अनुसार 26 अक्टूबर को मनाया गया था। ये पत्र इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम उनके 13वें जन्मदिन पर लिखा गया था। तो आइए सुनते हैं ये पत्र। आज अपनी सालगिरह के दिन तुम बराबर उपहार और शुभकामनाएं पा रही होगी। शुभकामनाएं तो तुम्हें अब भी बहुत सी मिलेंगी, लेकिन नैनी जेल से मैं तुम्हारे लिए कौन सा उपहार भेज सकता हूँ। फिर मेरे उपहार वास्तविक या बहुत ठोस शक्ल में नहीं हो सकते। वो तो हवा के समान सूक्ष्म ही होंगे, जिनका मन और आत्मा से संबंध होगा। ऐसे उपहार शायद तुम्हें नेक परियां ही दे सकें, और इन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। प्यारी बेटी, तुम जानती हो कि उपदेश देना और नेक सलाह बांटना मुझे नापसंद है। जब कभी ऐसा करने को मेरा जी चाहता है तो मुझे हमेशा एक बहुत अक्लमंद आदमी की कहानी याद आती है, जो मैंने एक बार पढ़ी थी। कभी शायद तुम खुद उस पुस्तक को पढ़ोगी जिसमें एक कहानी लिखी है। 1300 बरस हुए एक मशहूर यात्री अनुभव और ज्ञान की खोज में चीन से भारत आया था। उसका नाम था ह्वेन-सांग। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ह्वेन-सांग एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक और चीनी यात्री था। इसका समय था सन 605 से 664 ईस्वी के लगभग। 629 में यह हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ था। उन दिनों चीन में शाही हुक्म के अनुसार विदेश यात्रा करना मना था, इसलिए इसकी रवानगी का पता लगने पर इसकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई, लेकिन वो कठिनाइयों के साथ वहाँ से भाग निकला और रास्ते में बहुत सी मुसीबतें झेलते हुए हिंदुस्तान आ पहुँचा। इसने यहाँ से लौटने के बाद चीन, मध्य एशिया और भारत की तत्कालीन स्थिति का बड़ा ही दिलचस्प वर्णन लिखा है। ह्वेन-सांग की ज्ञान की प्यास इतनी तेज थी कि उसने अनेक खतरों का सामना किया। अनेक मुसीबतों और बाधाओं को झेलता और जीतता हुआ उत्तर के रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करके इस देश में आया था। यहाँ नालंदा के महान विश्वविद्यालय, जो उस समय के पाटलिपुत्र में थे, जो आज पटना के नज़दीक था। नालंदा आजकल के बिहार के अंतर्गत एक पुराना बौद्ध मठ और मशहूर विद्यापीठ था। ज्ञान और धर्म का उपदेश देने के लिए यहाँ 100 विद्वान बौद्ध पंडित रहा करते थे। उनके अलावा लगभग 10,000 से ज़्यादा याजक और शिष्य रहते थे। इसके जोड़ का विश्वविद्यालय उस वक्त दुनिया में दूसरा नहीं था। इस विश्वविद्यालय में ह्वेन-सांग ने खुद पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने में कई वर्ष बिताए। ह्वेन-सांग बहुत बड़ा विद्वान हो गया और उसे त्रिपिटकाचार्य यानी बौद्ध धर्म के आचार्य की उपाधि दी गई। फिर वो सारे भारत में घूमा और इस महान देश के उस ज़माने के लोगों का और उनके रस्म रिवाजों का अध्ययन करता रहा। बाद में उसने अपनी इस यात्रा के बारे में एक पुस्तक लिखी है, और जो कहानी मुझे याद आई वो इसी पुस्तक में है। कहानी ऐसी है कि दक्षिण भारत में रहने वाला एक आदमी कर्ण सुवर्ण नाम के नगर में गया। ये शहर उस जमाने में बिहार के आजकल के भागलपुर शहर के आसपास कहीं बसा हुआ था। इस पुस्तक में लिखा है, वो आदमी अपने पेट और कमर के चारों तरफ तांबे के पत्थर लपेटे रहता और अपने सिर पर जलती हुई मशाल बांध कर चलता था। इस विचित्र वेश में हाथ में डंडा लिए और अकड़ के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ ये शख्स इधर उधर घूमा करता था। जब कोई इससे पूछता कि तुमने ये अजीब स्वांग क्यों रखा है, तो वो जवाब देता, मुझ में इतनी ज़्यादा अकल है कि अगर मैं अपने पेट के चारों तरफ तांबे की चादरें ना बांधूं तो मुझे डर है कि मेरा पेट फट जाएगा। और क्योंकि मुझे सब तरफ दिखाई देने वाले अज्ञानी आदमी जो अंधेरे में भटक रहे हैं उन पर दया आती है, इसलिए मैं अपने सर पर मशाल लेकर चलता हूँ। पर मुझे पूरा भरोसा है कि अक्ल की ज़्यादती के कारण मेरे पेट के फट जाने का कोई अंदेशा मुझे नहीं है, इसलिए मुझे तांबे की चादरें या ज़िर बख्तर पहनने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मुझ में जो कुछ भी अक्ल है वो मेरे पेट में भी नहीं रहती। मेरी अक्ल चाहे जहाँ हो वहाँ और ज़्यादा के लिए अभी काफ़ी
जगह बाकी है। जब मेरी अक्ल इतनी सीमित है तो मैं दूसरों के सामने अक्लमंद होने की शान कैसे कर सकता हूँ और सबको नेक सलाह क्यों बांट सकता हूँ। इसलिए मेरा हमेशा ये विश्वास है, ये जानने के लिए कि क्या सही है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि उपदेश दिया जाए, बल्कि ये है कि बातचीत और चर्चा की जाए, क्योंकि चर्चाओं में से कुछ न कुछ सच्चाई निकल जाती है। मुझे तो तुमसे बातचीत करना पसंद रहा है और हमने आपस में बहुत सी बातों पे चर्चाएं की हैं, लेकिन दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है और हमारी इस दुनिया के परे भी बहुत सी आश्चर्यजनक और रहस्य भरी दुनिया है। इसलिए हम में से किसी को भी हुएन सांग की कहानी में बताए हुए बेवकूफ़ और घमंडी आदमी की तरह कभी भी उकताना नहीं चाहिए और ना ही ये ख्याल करना चाहिए कि जितना सीखने लायक था हमने सीख लिया है और अब हम अक्लमंद हो गए। और शायद इसी बात में भलाई है। अगर इस किस्म के लोग कहीं पाए जाते हैं तो ज़रूर इस बात को सोचकर उदास होंगे कि अब सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है। नई बातों की सीखने और नई चीज़ों की खोज निकालने के आनंद से, उस महान साहसपूर्ण कार्य के आनंद से जिसे हम में से जो चाहे प्राप्त कर सकता है, वो ज़रूर वंचित रह जाते होंगे। इसलिए उपदेश देना तो मेरा काम नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? चिट्ठी से बातचीत का काम तो नहीं निकल सकता। ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफ की बात हो सकती है। इसलिए अगर मेरी कोई बात तुम्हें उपदेश लगे तो उसे कड़वा घूंट न समझना। तुम ये समझना हम दोनों बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में मैंने तुम्हारे सामने कोई विचार रखा है। इतिहास की किताबों में हम राष्ट्र के जीवन में बीतने वाले बड़े बड़े ज़मानों का और उनके महापुरुषों और महिलाओं का हाल और उनके शानदार कारनामों की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं। कभी कभी हम सोचते सोचते और देखते देखते ये ख्याल करने लगते हैं कि मानो हम भी उसी पुराने ज़माने में चले गए हैं और पुराने ज़माने के उन वीरों और वीरांगनाओं के समान हम भी बहादुरी का काम कर रहे हैं। क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने पहले पहल जीन द आर्क की कहानी पढ़ी थी तो तुम कितनी मुग्ध हो गई थी? जीन द आर्क की कहानी संक्षेप में समझने के लिए इस प्रकार है। जीन द आर्क का जन्म 1412 ईस्वी में फ्रांस देश के एक किसान जमींदार घर में हुआ और कहते हैं कि बचपन में इसके हृदय में देवी संदेश आया करते थे। इसे विश्वास हो गया कि इसके हाथों फ्रांस का उद्धार होगा। उस वक्त फ्रांस अंग्रेज़ों के अधीन था। एक बार जीन फ्रांस के बादशाह चार्ल्स के पास पहुंची और उसे प्रभावित करके 4-5 हजार सेना के साथ मर्दाने लिबास में अंग्रेज़ों से लड़ने चल पड़ी। ऑरलियंस की लड़ाई में इसने अंग्रेज़ों को मार भगाया और चार्ल्स को फ्रांस की गद्दी पर बिठाया, पर चार्ल्स ने इसका साथ न दिया और बरगंडी के ड्यूक ने इसे युद्ध में पकड़कर अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया। अंग्रेज़ों ने इसे इंक्विजिशन के हवाले कर दिया और इंक्विजिशन ने इसे काफिर और जादूगरनी करार देकर रून नगर में जिंदा जलवा डाला। उस वक्त जीन की उम्र केवल 30 वर्ष की थी। इस घटना के 25 वर्ष बाद पोप ने इसे बेकसूर बतलाया और बाद में इसे जादूगरनी की बजाय साध्वी करार किया गया। तो आइए चलते हैं पत्र की तरफ, जहाँ नेहरू जी इंदिरा से जीन द आर्क की बात कर रहे हैं। तुमने पहले पहल जीन द आर्क की कहानी पढ़ी तो तुम मुग्ध हो गई थी। तुम्हारे दिल में कितना हौसला पैदा हुआ था कि तुम उसी की तरह काम करोगी। साधारण मर्दों और औरतों में आमतौर पर ये साहस और भावना नहीं होती। वे तो रोज़ाना की दाल रोटी, अपने बाल बच्चों की चिंता, घर गृहस्थी की झंझटों और इस तरह की दूसरी बातों की चिंता में फंसे रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए सारी जनता में उत्साह भर दिया जाता है और उस वक्त सीधे साधे मामूली स्त्री और पुरुष वीर बन जाते हैं और इतिहास दिल को थर्रा देने वाला और नया युग पैदा करने वाला बन जाता है। महान नेताओं में कुछ बातें होती हैं जो सारी जाति के लोगों में जान पैदा कर देती है और उनसे बड़े बड़े काम करवा देती है। वो वर्ष जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ था, अर्थात 1917, इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध वर्ष है। इस वर्ष एक महान नेता ने, जिसके हृदय में गरीबों और दुखियों के लिए बहुत प्रेम और हमदर्दी थी, अपने कौम से इतिहास के एक शानदार और अमर अध्याय की रचना शुरू करवा दी। उसी महीने में जिसमें तुम पैदा हुई थी, लेनिन ने उस महान क्रांति को शुरू किया जिसे रूस और साइबेरिया की काया पलट गई। और आज भारत में एक दूसरे महान नेता ने, जिसके हृदय में मुसीबत के मारे और दुखी लोगों के लिए दर्द है और जो उनकी सहायता के लिए बेताब हो रहा है, हमारे राष्ट्र में महान प्रयत्न और उच्च बलिदान के लिए नई जान डाल दी है, जिससे हमारा देश आज़ाद हो जाए
और भूखे, गरीब और पीड़ित लोग अपने ऊपर लदे बोझ से छुटकारा पाएं। बापू जेल में पड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान की करोड़ों जनता के दिलों में उनका संदेश वो जादू पैठ कर गया है और मर्द और औरतें, छोटे बच्चे तक अपने छोटे छोटे और तंग दायरों से निकलकर भारत की आज़ादी के सिपाही बन रहे हैं। भारत में आज भी हम इतिहास निर्माण कर रहे हैं। हम और तुम बड़े खुशकिस्मत हैं। ये बातें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। इस महान काम में हम हिस्सा ले रहे हैं। इस महान आंदोलन में हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसमें हम क्या भाग लेंगे, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता। हम लोगों के ज़िम्मे क्या आएगा, लेकिन हमारे ज़िम्मे चाहे जो काम आ पड़े, हमें याद रखना है, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारे उद्देश्यों पर धब्बा लगे, राष्ट्र की बदनामी हो। अगर हमें भारत के लिए सिपाही होना है तो हमको उसके गौरव का रक्षक बनना होगा। ये गौरव हमारे लिए एक पवित्र धरोहर होगी। कभी कभी हमें दुविधा हो सकती है, इस समय में हमें क्या करना चाहिए, सही क्या है और गलत क्या है, ये तय करना आसान नहीं है। इसलिए जब कभी तुम्हें शक हो तो ऐसे समय के लिए मैं तुम्हें छोटी सी कसौटी बताता हूँ, शायद तुम्हें इससे मदद मिलेगी। वो ये कि कोई काम खुफिया तौर पर न करो। कोई काम ऐसा न करो जिसे तुम्हें दूसरों से छिपाने की इच्छा हो, क्योंकि छिपाने का मतलब होता है तुम डरती हो, और डरना बुरी बात है, तुम्हारी शान के खिलाफ है। बहादुर बनो, बाकी चीज़ें तुम्हारे आसपास आप ही आप आती जाएंगी। अगर तुम बहादुर हो तो डरोगी नहीं और ऐसा काम कभी नहीं करोगी जिसके लिए दूसरों के सामने तुम्हें शर्म मालूम हो। तुम्हें मालूम है हमारी आज़ादी के आंदोलन में जो बापू की रहनुमाई में चल रहा है, गुप्त तरीकों या लुक छिप कर काम करने का कोई स्थान नहीं है। हमें तो कोई चीज़ छिपानी ही नहीं है। जो कुछ हम कहते या करते हैं उससे हम डरते नहीं हैं। हम तो उजाले में और दिन दहाड़े काम करते हैं। इस तरह अपनी निजी ज़िंदगी में भी हमें सूरज को अपना दोस्त बनाना चाहिए और रोशनी में काम करना चाहिए। एकांत तो अलबत्ता हमें चाहिए और वो स्वाभाविक है, लेकिन एकांत और चीज़ है और पोशीदगी दूसरी चीज़ है। इसलिए प्यारी बेटी, अगर तुम इस कसौटी को सामने रखकर काम करोगी तो प्रकाश की संतान होकर बढ़ोगी, और चाहे जो घटनाएं तुम्हारे सामने आएं, तुम निर्भय और शांत रहोगी। तुम्हारे चेहरे पर शिकन नहीं होगी। मैंने तुम्हें एक लंबी चिट्ठी लिख डाली है, फिर भी बहुत सी बातें रह गई जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ये बातें एक पत्र में कहाँ समा सकती हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि आज़ादी की बड़ी लड़ाई जो इस वक्त देश में चल रही है तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम्हारी एक बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि तुम एक बहुत बहादुर और दिलेर स्त्री को मम्मी के रूप में जानती हो। जब कभी कोई शक सुबह हो, कोई परेशानी सामने आए तो उनसे बढ़कर दूसरा मित्र तुम्हें नहीं मिल सकता। प्यारी नन्ही, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। मेरी कामना है तुम बड़ी होकर भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो। मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हें पहुँचे। ये पत्र अब समाप्त होता है। अगला पत्र जो 1 जनवरी 1931 को लिखा गया था, जिसका शीर्षक था नए साल की भेंट, वो हम कल सुनेंगे। अब दीजिए अनुमति। जय हिंद।